हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 13.4 के 1 से 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था और इस वीडियो में मैं आपको 13.4 के 4 से 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आसानी से समझ लीजिए कि कैसे हम 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। और पिछले वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के एंड स्क्रीन पे उस वीडियो को देख सकते हैं। जब वीडियो खत्म होगा तो वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो मिलेंगे। उसमें से एक वीडियो है 13.4 का फर्स्ट वीडियो और हम अभी बना रहे हैं 13.4 का सेकंड वीडियो। सो ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो वक्त जाया ना करते हुए सबसे पहले हम 13.4 के 4 से 5 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.4 के 4 नंबर वाले प्रश्न को मैं इसी वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 1, 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व कर दिया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पे उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं और आसानी से आप शंकु के छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन निकालना कैसे है आप सीख सकते हैं। तो 4 नंबर वाले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो आप इस प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दी गई है तथा निचले तले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है और साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य अगर 8 रुपये प्रति दर की दर से हमें ज्ञात करना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितना दाम होगा, यानी कि इसका मूल्य भी हमें ज्ञात करना है। सो चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि पाइप का मान हमें यहाँ पर 3.14 रखना है। पिछले वीडियो में जो 3 सवाल थे उनमें हमें पाई का मान जो था वो हमें 22/7 रखना था। तो इस वीडियो में हमें इस प्रश्न पे हमें पाई का मान 3.14 रखना है, यानी कि 3.14 रखना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो चलिए अब हम इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से हल करेंगे। अब आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सो अब चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है ये आसानी से आप यहाँ सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एच दिया गया है 16 सेंटीमीटर और जो आर है यानी कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या वो दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला आर है ये हमें दिया गया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो हमें 8 सेंटीमीटर यानी कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रश्न में ऊपरी सिरे की त्रिज्या और निचले सिरे की त्रिज्या हमें क्रमशः दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसे लिख देंगे और सूचित कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो निचले सिरे की त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें दिया गया है। तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यदि मान ले कि एल तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि मान लीजिए कि एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तब हमें क्या करना है, एल निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एल इक्वल √(h² प्लस ऊपरी सिरे की त्रिज्या माइनस निचले सिरे की त्रिज्या का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऊपरी यहाँ पर h² यानी कि हमारा h कितना दिया गया है, तो h हमें दिया गया है 16। तो हम करेंगे यहाँ पर 16 का स्क्वायर प्लस r कितना दिया गया है हमें, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमें दिया गया है 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और माइनस निचले सिरे की त्रिज्या है 8 और अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √16 का हम अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 256 और प्लस 20 में से माइनस 8 करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 और 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 144। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √256 प्लस 144। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आएगा आंसर √400। अब हम यहाँ पर इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल इक्वल 20 सेंटीमीटर
तो यहाँ पर आप सभी जगह पर एल एल डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर निकाल चुके हैं। सो चलिए अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हमें शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक, हम यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक का, आप यहाँ पर आसानी से देखते रहिए, हम यहाँ पर छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इसका सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो आप यही सूत्र यहाँ पर यूज कीजिएगा, पाई इंटू ऊपरी सिरे की त्रिज्या प्लस निचले सिरे की त्रिज्या इंटू एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस सूत्र से फॉलो करना है और इस सूत्र को अब इस सूत्र से आपको ये सवाल हल करना है। तो यहाँ पर हम इक्वल करेंगे और यहाँ पर हम अब इस सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर पाई का मान हमें 3.14 रखने को बोला गया है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 3.14 और आर के जगह पर हम ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमें कितना दिया गया था 20। तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे 20 और प्लस ये जो निचले सिरे की त्रिज्या है वो दिया गया था हमें 8। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और तिर्यक ऊंचाई हमारा कितना निकला है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 20 एंटर करेंगे और अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3.14 इंटू, अब हमारा 20 और 8 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 28 और ये इंटू जो 20 है हम उसी प्रकार से लिख देंगे 20। अब हम यहाँ पर इसे पूरी तरह से हल करेंगे। तो इसे हम उसी प्रकार से लिख देंगे 3.14 और गुना, अब 28 में हम 20 से अगर गुना करें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 560। आप यहाँ पर आसानी से गुना कर सकते हैं। यहाँ पर 2 8 16 को 6 8 सिल 1 और 2 2 4 1 5 560। अब हमें इसमें गुना करना है। तो हम इसमें गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकाल लिया है। अब चलिए आगे हम टीन का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम यहाँ पर टीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर आवश्यक टीन का क्षेत्रफल, आवश्यक टीन का क्षेत्रफल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आवश्यक कितने भी टीन लगेंगे उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर करेंगे आवश्यक टीन का क्षेत्रफल इक्वल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो टीन का क्षेत्रफल दिया गया है वो टीन का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने कितना निकाला था आप उसे यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैंने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला था 1758.4 प्लस, अब जो आधार का क्षेत्रफल है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर, यानी कि जो निचले सिरे की त्रिज्या है उसकी हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर सॉल्व करने पर मिलेगा 1758.4 प्लस यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 64 और 64 से हम अगर इस 3.14 में गुना करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 200.96 और अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा हो जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस टीन का क्षेत्रफल यहाँ पर आसानी से निकाल चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो टीन का क्षेत्रफल है वो यहाँ पर निकल चुका है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस टीन की कीमत हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टीन की कीमत। तो टीन की कीमत कितनी हो जाएगी आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा टीन का क्षेत्रफल आया है हम इसे यहाँ पर लिख देंगे 1959.36 और इंटू करेंगे 8 से 8 रुपये प्रति दर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और बटे 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर के प्रति दर से इसे दिया जा रहा था। तो हम यहाँ पर अब रुपये लिख देंगे और अब हमें इसे
सॉल्व करना है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 156.75 रुपये। इतना हमारा आ जाएगा टीन का कीमत। तो ये टीन का कीमत हमें इतना प्राप्त हो चुका है। तो अब हमें क्या प्राप्त करना है, अब हमें यहाँ पर छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर हम टीन का कीमत निकाल चुके हैं, तो अब हमें छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना है, आप यहाँ आसानी से देखते रहिए। πh/3 इंटू यहाँ पर जो हमें ऊपरी सिरे की त्रिज्या दी गई है हम उसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस ऊपरी सिरे की त्रिज्या इंटू निचले सिरे की त्रिज्या, और प्लस निचले सिरे की त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम आसानी से छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। आगे आपको क्या करना है, पाई का मान यहाँ पर रखना है। तो पाई का मान हम रख देंगे 22, और जो हमारा ऊंचाई दिया गया था 16, वो हम यहाँ पर रखेंगे 16। और इन दोनों के बट्टे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22/7 पाई का मान होता है, और ये जो 16 है हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई इंटू h/3 है। तो हम पाई के मान में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 से गुना करेंगे π/3, यानी कि 22/7 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे आसानी से इतना प्रोसेस कर दिए हैं। अब हम कोष्ठ के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें r² यानी कि ऊपरी सिरे का स्क्वायर करना है। तो ऊपरी सिरा हमें कितना दिया गया है ये आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। तो ऊपरी सिरा का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर हम यहाँ पर अगर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हम, चलिए आगे एक लाइन और ज़्यादा प्रोसेस करेंगे। तो हम यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस यहाँ पर 20 इंटू जो छोटे वाला सिरा था यानी कि निचला सिरा, वो क्या है हमारा 8 है, और प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। आप यही रूल को यूज कीजिए, यही सूत्र आप इसमें यूज करेंगे। और आपको यहाँ पर अब क्या मिलेगा, आपको इस पे गुना नहीं करना है। अभी आप कुछ सेकंड तक वेट कीजिए, तब तक मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। अब हम नीचे इसे मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21, और यहाँ पर हो जाएगा 400, और प्लस 20 से हम 8 में गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, यहाँ पर हमारा 160। 20 से हम 8 में अगर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 160 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 64 यानी कि 64। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस आप आसानी से देखते रहिए। यहाँ पर हम अगर 22 से 16 में मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर हम 22 से 16 में मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, और 16 दूना 32 3 35, यानी कि 352 आएगा हमारा यहाँ पर मल्टीपल करने पर। और नीचे हमारा बट्टे में 21 रहेगा। और अब यहाँ पर जो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, सो चलिए अब मैं ऐड करके आपको आसानी से दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, इन तीनों को ऐड करने पर आया हमारा 624। तो अब हम यहाँ पर 352 को 624 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारा आएगा 2,19,648। और यहाँ पर जो बट्टे में 21 है वो हम उसी प्रकार से बट्टे में 21 लिख देंगे। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, बट्टे में हमने 21 लिख दिया। उसी प्रकार से हम इसमें अगर 624 को 352 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2,19,648। और ये जो 21 बट्टे में है हम उसी प्रकार से इसको लिख देंगे। अब 21 से हम इस 2,19,648 में भाग देंगे, यानी कि 21 से डिवाइड करेंगे इसको। तो भाग देने पर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 10,459.43 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा यहाँ पे आंसर ये होगा, छिन्नक का जो आयतन है वो हमारा इतना आ जाएगा 10,459.43 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका क्यूब। और अब हम इसे आसानी से लीटर में बदल सकते हैं। तो हम लीटर में कैसे बदल सकते हैं, वो बिल्कुल आसान प्रोसेस है। यानी कि हम यहाँ पे इसे 1000 से भाग दे सकते हैं। तो 1000 से हम अगर इसे भाग देंगे तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं लीटर में। और लीटर में लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है
कि 10,459.43 को यहाँ पर आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप 1000 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर जो होगा वो आएगा 10.46 और यहाँ पर आपका आ जाएगा लीटर, यानी कि आप इसे लीटर पूरा लिख सकते हैं और वो भी लगभग, यानी कि आपको लगभग में लिखना है क्योंकि ये दशमलव में ही आएगा, तो आप लगभग में इसे लिख देंगे। और अब आपको आगे क्या करना है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार आपको अब इसे ज्ञात करना है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य आपको अब ज्ञात करना है। तो आपको अब दूध का मूल्य कैसे ज्ञात करना है वो चलिए आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य निकालना है हमें, दूध का मूल्य। तो दूध का मूल्य हम 20 रुपये प्रति लीटर की दर से निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा हमारा, ये जो लीटर में हमने 1000 से भाग दिए थे तो यहाँ पर हमारा आया था 10.46 लीटर। तो अब हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 10.46 और इंटू करेंगे हम यहाँ, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 209.20 रुपये, यानी कि 209 रुपये 20 पैसे हमारा इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो अब हमें दूध की असली कीमत यहाँ पे मिल चुके हैं और धातु की चादर का मूल्य भी हमने यहाँ पर जो निकाला था 156 रुपये 75 पैसे। तो हम यहाँ पर उसे लिख सकते हैं जो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर आसानी से लिखेंगे, इसलिए दूध की कीमत यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यानी कि पूरा समझ में आ जाएगा। एक ही जगह पे दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। दूध की कीमत 209 रुपये 20 पैसे और जो धातु की चादर की कीमत है, चादर की कीमत, धातु की चादर की कीमत कितना है 156 रुपये 156.75 रुपये, यानी कि 156 रुपये 75 पैसे। तो ये हो गया हमारा आंसर। और आप इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिए और आसानी से आप इस प्रश्न को यहाँ पे समझ चुके हैं और इस प्रश्न को आप रिपीट करते रहिए क्योंकि मैंने बहुत ही आसान प्रोसेस से आपको यह सवाल सॉल्व करके दिखाया है। अब मैं 5 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूँ। सो 5 नंबर वाले प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी, यानी कि हमें तार की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। सो यह तो प्रश्न बहुत ही आसान है। सो चलिए अब इस प्रश्न को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो अब 5 नंबर वाले प्रश्न को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। सो आप इस प्रोसेस को और इस सवाल को आसानी से समझिए क्योंकि यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलिए अब यहाँ पर हमें इसकी ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई कितनी दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर और जो कोण है वो है 60 डिग्री। और अब आगे हमें क्या लिखना है चलिए वो हम आपको बता देते हैं। अब चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसका चित्र बनाना है। सो अब आपको यहाँ पर एक शंकु बना लेना है। सो चलिए मैं यहाँ पर अब एक शंकु बना लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक शंकु बना रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर शंकु बना लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। शंकु बनाने के बाद अब इसको बीचों बीच काटा गया है। आपने क्वेश्चन में पढ़ा है, क्वेश्चन के अनुसार हम इसे बीचों बीच काट रहे हैं। और यहाँ पर एक जो हमें बीचों बीच काट रहा है इस शंकु को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है हमारे शंकु का छिन्नक। तो अब यहाँ पर इस चित्र को आप आसानी से समझिए। यहाँ पर हम रख देते हैं बिंदु O और यहाँ पर जो कोण है वो है 30 डिग्री।
यहाँ पर हमारा डी है और यहाँ पर हम लिखेंगे सी और यहाँ पर हम लिख देंगे ए और ये हो जाएगा हमारा बी और हम इसे ए बी सी डी और यहाँ पर हम रख देते हैं एफ और ये हो जाएगा हमारा कोण ई। तो आप इस प्रोसेस को आसानी से देखिए और इस वीडियो को आप बहुत ही बारीकी से समझिए यहाँ पर, क्योंकि यह चित्र भी बहुत ही जरूरी है कि आप चित्र समझे कि चित्र कैसे बनाना है, वो भी प्रश्न को देखकर। तो अब आपको यहाँ पर चित्र को बारीकी से समझ लेना है और यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि इसकी जो ऊंचाई थी वो 20 सेंटीमीटर थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एच 20 सेंटीमीटर। तो हमारा एच क्या है, यानी कि ओ एफ कितना है 20 सेंटीमीटर। आप चित्र में यहाँ पर आसानी से समझ लीजिए, यहाँ पर ओ एफ 20 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर ओ और ई के बीच की दूरी लिखनी है, तो ओ ई कितना हो जाएगा, ओ ई इक्वल टू ई एफ, यानी कि ये जो ओ ई और ई एफ, क्योंकि ये बीचों बीच काटा गया है, यानी कि बीचों बीच काटा गया है इस शंकु को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच का, तो ये आधा आधा पार्ट हो गया, यानी कि 20 का दोनों आधा आधा पार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि 20 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं, आपको चित्र में भी समझा देते हैं। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ओ और ई के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और ई और एफ के बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को आसानी से देखते रहिए और इस चित्र को भी आप आसानी से समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने अब लिख दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा निकल चुका है ओ ई का मान। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज सी ओ ई, यहाँ पर जो हमारा है सी ओ ई एक त्रिभुज है, तो हमें अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ ई के सर्वांगसम है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई, यानी कि SSC नियम के SSS के द्वारा, साइड, यानी कि भुजा के द्वारा। तो अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण COE इक्वल कोण DOE, इस प्रकार हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो ये कोण COE इक्वल DOE अगर हो जाता है तो हम यहाँ पर 60 डिग्री को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ जाता है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो 60 डिग्री दिया गया था और ये कोण हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। आप आसानी से इस वीडियो में समझ सकते हैं इस चित्र को देखकर। तो अब हमारा यहाँ पर 30 डिग्री आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OED में। अब हम समकोण त्रिभुज OED में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसमें जो हमें प्रश्न है हम इसको सॉल्व करेंगे OED को। तो हम यहाँ पर OED में, यानी कि O और E और D, इस चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं। तो OED में कितना कोण दिया गया है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सूत्र एक, tan 30 डिग्री इक्वल ED बाई OE। आप आसानी से इस चित्र को देखकर इस सूत्र को समझ सकते हैं और इस वीडियो में देखकर मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से, वही रूल आपको भी यूज करना है। अब आपको यहाँ पर इसे हल करना है। तो हल करने पर यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान आपको मिल जाएगा 1/√3 इक्वल r/10। ED हमने r माना है, यहाँ पर ये जो ED है यानी कि ED के बीच की दूरी, तो हम यहाँ पर इसे r लिखेंगे। यहाँ पर एक जो हमारा रेडियस है वो है r, तो हम यहाँ पर r लिख देंगे। तो r/10 यानी कि ED/OC। तो OC हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसे लिख सकते हैं r/10। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अब हम अगर इसे r यहाँ से निकालें तो हमारा जो r है वो हो जाएगा 10/√3। 10/√3 हमारा यहाँ पर त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। तो हमारा r बराबर 10/√3 आ चुका है। अब इसी प्रकार से फिर हमें OF और B निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज OF और
बी में। आप आसानी से देखते रहिए इस वीडियो को और समझिए इस सवाल को। अब हम त्रिभुज ओ एफ और बी में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें कोण दिया गया है वो है tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर एफ बी बटे ओ एफ। आप यहाँ चित्र में आसानी से समझ सकते हैं, आप उस चित्र को आसानी से देखकर यहाँ पर समझ सकते हैं। सो मैंने वहाँ से इसका मान लिया है। अब जो एफ बी बटे ओ एफ है हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है 1/√3। आपको सारी साइन कॉस और tan जितने भी हैं ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको याद होने चाहिए। तो 1/√3 इक्वल r/10। यहाँ पर ये जो छिन्नक में b से f के बीच की दूरी है हम इसे मान लेते हैं r, यानी कि जो खुले हुए शीर्ष है इसको हम r मान लेंगे यहाँ पर। या फिर हम इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर मैंने लिखा है कि माना कि ये जो एफ बी है यानी कि बी एफ हम इसे आर मान लेंगे, यानी कि बड़ा वाला आर, और जो ई डी है ई और डी के बीच का जो दूरी है उसे हम छोटा वाला आर यानी कि छोटे सिरे की त्रिज्या मान लेंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पर नीचे आएंगे। और अब आप देखिए आगे की प्रोसेस यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो r/10 यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पर r/20 होगा। अब 20 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एफ बी बाई ओ एफ लिखा है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में हमने जो ओ एफ दिया है यानी कि ओ और एफ, तो इसकी पूरी ऊंचाई होगी 20 सेंटीमीटर। और तभी तो यहाँ से जो बीचों बीच काटा गया है इसकी दूरी यानी कि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी और इस पूरे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगी। आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। तो r/20 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर होगा वो यानी कि जो हम r निकाल रहे हैं, तो ये हमारा जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या वो हो जाएगा 20/√3। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं 20/√3 आ चुका है, 20/√3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो तार की लंबाई है हमें उस लंबाई को निकालना है। तो चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं कि तार की लंबाई कैसे निकालना है। तो अब प्रश्न के अनुसार, चूँकि हम यहाँ पर अब साधारण भाषा में आपको लिखकर समझा देते हैं। चूँकि प्रश्न में दिया गया है हमें कि छिन्नक में प्रयुक्त धातु था उसको पिघलाकर तार बनाया गया था। धातु को पिघलाकर तार बनाया गया था। हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं प्रयुक्त धातु को पिघलाकर तार बनाया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे हमें क्या लिखना है वो आप यहाँ पर वीडियो देखकर आसानी से समझते रहिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि त्रिज्या यानी कि x सेंटीमीटर हम त्रिज्या मान लेंगे। ये जो तार है इस तार की त्रिज्या को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। और जो इसकी लंबाई है, तार की लंबाई, हम इसको मान लेंगे h। आप यहाँ पर आसानी से देखते रहिए। तार की लंबाई को हम बड़ा वाला h यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शंकु की ऊंचाई दिया गया था वो छोटा वाला h था, तो हम इसे बड़ा वाला h मान लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसलिए x इक्वल यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/60 × 2। हम यहाँ पर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1/32 सेंटीमीटर, यानी कि 1/32 सेंटीमीटर हमारा x का मान आ चुका है। यानी कि तार की जो त्रिज्या है वो यहाँ पर 1/32 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो अब प्रश्न के अनुसार हमें छिन्नक का आयतन और तार का आयतन यहाँ पर बराबर नज़र आ रहा है। प्रश्न में हमें यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था
कि छिन्नक का आयतन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो छिन्नक का आयतन था उसके बराबर ही तार का आयतन है। तो अब आप यहाँ पर इस सूत्र को देख लीजिए, तो हमें कौन सा सूत्र यहाँ पर लगाना है। तो हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है πh/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल πx स्क्वायर इंटू एच, यानी जो तार की त्रिज्या दी गई है वो हमने माना है x। तो यहाँ पर हम तार की त्रिज्या को x स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर जो h है वो हम बड़ा वाला h देंगे, क्योंकि तार की यहाँ पर हमने तार की लंबाई यहाँ पर हमें लिखना है। तो हम तार की लंबाई के लिए यहाँ पर बड़ा वाला h देंगे। अब हम इस प्रॉब्लम को यहीं पर सॉल्व करेंगे। सो यह प्रोसेस अब बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब पाई का मान हमें कितना रखना है वो तो आप जानते ही हैं। सो चलिए पाई का मान हम रखकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे 10/3 इंटू 20, यानी कि आर स्क्वायर हमारा πh/3 जो है, जो πh/3 है। तो यहाँ पर जो पाई है, इस पाई से हमने इस पाई को यहाँ पर कट कर दिया है। तो अब हमारा जो बचा है वो है h/3। तो यहाँ पर हमने 10/3 लिख दिया है। अब हम इस r वाले को यहाँ पर रखेंगे। तो जो बड़ा वाले r यानी कि BF के बीच की त्रिज्या है, हम उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आया था हमारा 20/√3 आया था। तो हम अब इसका यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और प्लस r यानी कि 20/√3 इंटू ये छोटा वाला r। तो छोटा वाला r की त्रिज्या कितना आया था 10/√3। तो हमें यहाँ पर उसी प्रकार से लिखते जाएंगे, बिल्कुल हमें सूत्र पर इसे लेकर चलना है। अब हम 10/√3 का स्क्वायर कर दिए हैं। अब हम यहाँ से प्लस करेंगे और ये जो आर स्क्वायर है हम इसी प्रकार से इसे लिखेंगे 10/√3 और यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। अब आप आसानी से इस प्रोसेस को समझिए। अब आपको यहाँ पे इक्वल जो x स्क्वायर दिया गया है, तो x यानी कि तार की त्रिज्या, तो तार की त्रिज्या हमें 1/32 हमने निकाला है। तो हम कर देंगे यहाँ पर 1/32 का स्क्वायर इंटू h, या फिर आप इस प्रकार से भी 1/32 को दो जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/32 इंटू 1/32 इंटू h भी आप कर सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको फिर से इसे अब सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 10/3। अब आप यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 और बटे 3 का √3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 20/√3 इंटू, अब आप यहाँ पर ये जो 10 बटा यहाँ पर गलती से हम स्क्वायर लिख दिए थे। अब आपको यहाँ पर क्योंकि r है तो यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल r है तो हम यहाँ पर 10/√3 ही लिखेंगे। अब 10/√3 यहाँ पर हम फिर से एंटर करेंगे और प्लस यहाँ पर 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और बटे अगर √3 का हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल 1/32 को अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1024 इंटू h। तो इस प्रोसेस को आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आगे चलिए, फिर आगे की प्रोसेस आपको मैं आसानी से बता देता हूँ। अब आपको फिर से यहाँ पे लिखना है 10/3। अब आपको यहाँ पे कोष्ठ के अंदर जितने भी चीज़ें हैं आपको उसे सॉल्व कर लेना है पहले। सो चलिए अब मैं पहले इन सभी को सॉल्व कर लेता हूँ। सो 400/3 और प्लस अब 20 और 10 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 300, 200 और बटे √3 को हम यहाँ पर अगर √3 को हम यहाँ पे स्क्वायर करें यानी कि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस 100/3। अब हम इसे कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे और इक्वल यहाँ पर हमारा हो जाएगा h/1024। आप यहाँ पर आसानी से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। यहाँ पर h/1024 आ चुका है। अब आपको यहाँ पर h निकालना है। तो h निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए आपको एक लाइन और प्रोसेस मैं आगे आपको बताता हूँ।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 10/3 और इंटू ये जो भिन्न का जोड़ है हम इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के बटे में 3 है तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 और इसे हम जोड़ देंगे तो 400 और 200 600 और 100 700 यहाँ पर हो जाएगा आसानी से। और हम इसे कोष्ठ में बंद कर देंगे इक्वल h/1024 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम h निकालेंगे तो h निकालने से पहले हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7000/9 इक्वल h/1024। तो अब हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 9h होगा और हम 1024 से इसमें गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारा कितना आंसर होगा वो चलिए मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ। तो हमारा गुना करने पर आएगा 71,68,000 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और बट्टे में अगर हम यहाँ पर जो 9 है उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन और आगे प्रोसेस करेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब h इक्वल 71,68,000 बटे इस 9, अगर यह 9 जो इधर मल्टीपल में है यानी कि गुना में है हम इसको भाग में करेंगे तो यहाँ पर हम नीचे 9 लिख सकते हैं। अब इस 9 से हम इसमें भाग देंगे तो ये बिल्कुल ही आसानी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 7,96,444.4 सेंटीमीटर हमारा भागफल आ जाएगा। तो अब हम इस सेंटीमीटर में है ये जो, तो हम इसे मीटर में बदलेंगे यानी कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो हम यहाँ पर अब तार की लंबाई निकालने के लिए इसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7,964.44 मीटर। इतना हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तार की लंबाई इक्वल 7,964.44 मीटर। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है आंसर। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। तो आज हमारा 13.4 प्रश्नावली पूरा सॉल्व हो चुका है। सो अगली वीडियो में मैं नई एपिसोड यानी कि नई चीज़ें आपको बताऊंगा, नए प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।